नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। कोरोना महामारी के चलते लगी बंदिशों ने खीरा की खेती करने वाले किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लेकिन आज हम आपको हरियाणा के करनाल जिले के गांव बांसा निवासी जसबीर सिंह से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खीरे की खेती करके अच्छी आय कमाई है। तो मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभव को। परंपरागत खेती को छोड़कर आज कई किसान नवीन कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती में मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन कोरोना के चलते अब किसान भाई भी कुछ चिंतित जरूर हैं। लेकिन इस महामारी में किसान भाई भी देश के साथ हैं। कृषि के इन आधुनिक तकनीकों में एक तकनीक है नेट हाउस। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने नेट हाउस में खीरे की खेती की है, जो है करनाल जिले के गाँव बांसा के जसबीर सिंह। वे पिछले 5 साल से नेट हाउस में खेती कर रहे हैं। खेती करने से पहले उन्होंने करनाल जिले के गांव उचानी में स्थित हार्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में 3 दिन की ट्रेनिंग ली थी। ये मेरे को 6 एकड़ है मेरे पास नेट हाउस, और 4 से 5 साल हो गए हैं मेरे को इस लाइन में खेती करते हुए। ये सबसे पहले सर हमने ये करनाल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमने ट्रेनिंग ली थी इसकी, और डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग मिला उधर से, डॉक्टर्स वगैरह का, सभी का। और सब फिर ये नेट हाउस धीरे धीरे पहले 1 लगाया था, फिर 3 लगाए, फिर 2 और लगाए हैं, धीरे धीरे 4-5 हो गए। नेट हाउस के लिए उनको 65% की सब्सिडी भी मिली है। ये एरिया तो लगभग 6 एकड़ का बनता है। बेड सर 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर बनते हैं। एक बेड के ऊपर ऑलमोस्ट 270-80 बेडें हैं इसमें, लाइन टू लाइन में। अभी सर ये हमने कुकुम्बर की खेती की हुई है इसमें। खाद तो सर ये हमारा ड्रिप इरिगेशन से चल रहा है सभी। इसमें जो पौधे को जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से इनको दिया जाता है। जैसे 19-19 हो गया, 18-18, 13-0-45, 00-50, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह सब आता है इसमें, वो सभी दे रहे हैं। अच्छे उत्पादन के लिए इन्होंने फसल में हफ्ते में 2 से 3 बार सिंचाई की और उचित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग किया, जिसमें घुलनशील उर्वरक 19-19-19 3 किलोग्राम, 12-61-0 3 किलोग्राम, 13-0-45 2 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, 0-0-5-0 3 किलोग्राम आदि को ड्रिप के माध्यम से सप्ताह में 1 बार देते हैं। जैसे कि अब कोरोना महामारी चली हुई है, इसी परिस्थिति में हम लोग अभी भी खड़े हैं देश के साथ। ये बीमारी तो पहली बार ही आई है, मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं देखी होगी पहले। लेबर के लिए हमने प्रॉपर ये कर रखा है कि जैसे अपना मास्क वगैरह दे रखा है इनको, और अपना लाइन टू लाइन दूरी भी रखी हुई है, जैसे 6 गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उस हिसाब से। हाँ, सैनिटाइज वगैरह के लिए हाथ धोते हैं, ये सब प्रॉपर गाइडलाइन का कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लेबर हैं वो सभी अपने मुंह पर मास्क लगाकर काम करते हैं। खेत में काम करते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी रखी जाती है। सबके खाने पीने के बर्तन अलग हैं और तुड़ाई के दौरान बीच बीच में मजदूर अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करते हैं। काम खत्म होने के बाद मजदूर कपड़े अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करते हैं। और किसान भाइयों के लिए यही है, अभी इसमें जो नेट हाउस है, जो इनमें अगर आप मेहनत करते हैं तो अच्छी खेती है ये, अगर आप मेहनत से काम करते हैं इसमें। तो खीरे की तुड़ाई आपस में एक तय दूरी बनाकर करते हैं। अभी तक 100 क्विंटल उत्पादन मिला है। औसतन मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम मिला है, जिससे उन्हें 1 लाख रुपए की कुल आमदनी हुई, जबकि इसकी उत्पादन पर उनका कुल खर्च करीब 35,000 रुपए आया। इस लिहाज से उन्हें 65,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। हम गांव बांसा से हैं। हम यहाँ पे लेबर का काम कर रहे हैं, नेट हाउस में काम करते हैं, और हम सभी यहाँ नियमित दूरी बनाकर कार्य कर रहे हैं अपना। हम जब नेट हाउस के अंदर आते हैं तो हम अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं और नियमित दूरी पर बैठ के खाना खाते हैं, और हम मास्क लगाकर अपना काम करते हैं। ये तस्वीरें सबूत हैं कि अब टिड्डियों से 2-2 हाथ करने की पूरे प्रदेश में मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। दिन हो या रात, जमीन से या आसमान से टिड्डियों पर चौतरफा प्रहार शुरू हो चुका है। एक एक कर देखते जाइए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें।
आपको समझ में आ जाएगा टिड्डियों के खिलाफ किस तरह किसान और शासन प्रशासन ने जंग छेड़ रखी है। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों की। देखिए यहाँ किस तरह ड्रोन के जरिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। विराटनगर क्षेत्र का इलाका पहाड़ी है और यही वजह है कि टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन से कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें श्री गंगानगर की हैं। रात के वक्त टिड्डियों ने सोचा होगा रात के अंधेरे में कौन आएगा उन्हें भगाने, उनका सफाया करने, लेकिन यहाँ तो प्रशासन की टीम बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पहुंच गई कीटनाशक का छिड़काव करने। अब देखिए बीकानेर के लुणकरणसर की तस्वीरें। यहाँ जैसे ही प्रशासन को टिड्डी दल के आने की सूचना मिली, पूरा अमला कीटनाशक लेकर पहुंच गया छिड़काव करने। हर एक पेड़ पर कीटनाशकों का छिड़काव किया गया ताकि टिड्डियों को पांव जमाने का कोई ठिकाना न मिले। बारां में भी टिड्डी दलों का हमला जबरदस्त हुआ। खेत खलिहान से लेकर सड़क तक टिड्डियों ने डेरा डाल रखा है। हालांकि किसानों की सूचना पर स्थानीय प्रशासन ने टिड्डियों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर उन्हें भगाने का काम शुरू कर दिया है। मौके पर जाकर देखा तो टिड्डी दल खाली खेतों में और पेड़ों पर मौजूद था, जिस पर रात 12 बजे से लेकर 3:15 बजे तक कीटनाशक रसायन का स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद काफी टिड्डी दल नष्ट हो गया। बारां में टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव तो किया गया, लेकिन उससे पहले ही टिड्डी दल ने कुजाय, आगर और अमरोद जैसे कुछ गांवों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया था। फसलों की इसी बर्बादी को रोकने के लिए टिड्डियों के खिलाफ जंग शुरू की गई है ताकि उनका खात्मा किया जा सके और खेतों में लगी फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। राज्य के कुछ मुर्गी पालकों की मुर्गियां घातक बीमारियों के कारण बड़ी तेजी से मरने लगती हैं और लाभ का व्यवसाय घाटे में बदल जाता है। तो किसान भाइयों, आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए मुर्गियों में सही समय पर टीकाकरण कराना जरूरी होता है। इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SS अतकरे। मुर्गी पालन व्यवसाय से हमें किसान भाइयों को अधिकतम लाभ हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप जैसे जीवाणु वाले रोग होते हैं और परजीवियों से होने वाले रोग होते हैं, विषाणुओं से वाले रोग होते हैं, तो इनमें से अपन जो जीवाणु और परजीवियों से रोग वाले होते हैं उनको तो अपन दवाइयों देकर ठीक किया जा सकता है, पर विषाणुओं से होने वाले जो रोग होते हैं उनके लिए टीका लगाना आवश्यक होता है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। क्योंकि ब्रॉयलर हम केवल 6 सप्ताह 7 सप्ताह तक पाले जाते हैं और लेयर वाली मुर्गियां हैं जो शुरुआत में ग्रोवर रहती है और बाद में उसको लेयर स्टेज पे से अपन 70-75 सप्ताह तक पालते हैं इसे, तो इसलिए थोड़ा सा इनका टीकाकरण में भिन्नता है इसमें। तो जैसे ब्रॉयलर मुर्गियाँ जो पालते हैं तो जब बच्चे हैचरी से निकलता है तो ज़्यादातर हैचरी व्यवसायी होते हैं, उसमें आपको जो है मैरेक्स वैक्सीन का टीका है वो लगा कर देते हैं, पर यदि यह नहीं लगाया गया है तो वे आपको बता देंगे और आपको अपने खुद पे फॉर्म पे लगाना हो चाहिए था। मैरेक्स का टीका 1 दिन के चूजे पे लगाया जाता है, तो ये 0.2 ml जो होता है गर्दन की त्वचा पे सबकट जिसे कहते हैं, इसे 0.2 ml की मात्रा में दिया जाता है, इंजेक्शन से दिया जाता है। ऑटोमेटिक वैक्सीनेटर भी आते हैं जिससे एक बार डोज एडजस्ट कर लिया जाता है और उसे अपन लगाते जाते हैं ऐसे पॉइंट में। तो एक टीका लगाने पे ये लाइफ लॉन्ग जो जीवन भर की इम्यूनिटी जो है वो निर्मित रहती है इसमें। दूसरा टीका अपन लगाते हैं 3 से 7 दिन की अवस्था पे रानीखेत डिसीज़ का। रानीखेत डिसीज़ जो है हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में बहुत बहुतायत से जो इसका रोग पाया जाता है रानीखेत में, तो इससे बचाव के लिए टीका अवश्य लगाना चाहिए। तो इसका जो टीका है, पहला जो कम तीव्रता के टीके आते हैं, बच्चा छोटा रहता है तो इसे 3 से 7 दिन पे कम तीव्रता के टीके लगाए जाते हैं जो B1 या F1 वैक्सीन के नाम से मिलता है। और फिर एक ड्रॉपर दिए होते हैं, इसके साथ में आते हैं। ड्रॉपर से अपन उसको आँख में या नाक में
एक एक बूंद देते हैं। एक एक बूंद मतलब 0.03 ml के हिसाब से वो आता है, दिया जाता है। और फिर दूसरा टीका अपन IBD का लगाते हैं, गंभीर रोग का। गंभीर रोग भी अपने यहाँ पे है, काफ़ी देखा जाता है। फॉर्म पे तो खैर लगाना ही पड़ता है, और आजकल फील्ड में भी है, उसमें भी गंभीर रोग का टीका दिया जाता है। इसको हम यहाँ पर अपने यहाँ पर 14वें दिन पे लगाते हैं। तो IBD गंभीर रोग का टीका भी वैसे फ्रीज डाइट पाउडर मिलता है, जैसे मैंने बताया इसके B1F1 टीका के लिए, और इसके साथ में डाइल्वेंट मिलता है। तो इसको इसके साथ में मिला लीजिए पहले जैसे बताया है, और उसको अपन पानी के साथ में, क्योंकि IBD मध्यम तीव्रता का टीका देते हैं हम, 14वें दिन पे देते हैं। तो ये इंटरमीडिएट टीका जो देते हैं, तो ये इसको पानी के साथ में मिला के दिया जा सकता है। और इसके बाद में जो वैक्सीन लगाते हैं लसोटा, रानीखेत डिसीज़ का लसोटा वैक्सीन लगाया जाता है। रानीखेत का लसोटा वैक्सीन को भी इसी तरह पानी में मिला के दिया जा सकता है। हाँ, यह भी थोड़ा सा B1F1 से थोड़ा ज़्यादा तीव्रता का होता है, और इसे पानी में दे सकते हैं इसे। अच्छा, पानी से जब अपन वैक्सीन देते हैं तो एक और सावधानी रखना चाहिए कि वैक्सीन जो है सुबह सुबह किया जाए। हाँ, चाहे कोई भी वैक्सीन हो सुबह करना चाहिए, ताकि दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो उस समय जो ठंडे समय में किया जाए, और ज़्यादा लेट शाम को समय किया जाए। फिर अगला वैक्सीन हम देते हैं 28वें दिन पे। ये जो लसोटा वैक्सीन लगा 21वें दिन पे देते हैं, और फिर अगला वैक्सीन 28वें दिन पे IBD सेकेंड डोज देंगे। तो इसको अपन पानी के साथ में मिला के, मिल्क पाउडर को जैसे मैंने बताया, मिल्क पाउडर पानी से घोल के, और फिर वैक्सीन उसमें मिलाइए। जितने तादाद में आपके बच्चे हैं उस हिसाब से आपका वैक्सीन उसमें घोलिए, और उसके पानी को आपको बच्चों को दे देना चाहिए। और अगला इसके वैक्सीन जो अपन रखते हैं R2B रानीखेत डिसीज़ का वैक्सीन दिया जाता है। ये हम 8 से 10 सप्ताह के बीच में लगाया जाता है सर। तो इसमें आपको R2B का वैक्सीन जो आपको फ्रीज ड्राइड पाउडर जो मिलेगा उसके साथ में, और R2B वैक्सीन का घोलक मिलेगा। तो इसे हम इंजेक्शन के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो अब इसे इंजेक्शन के द्वारा 0.5 ml चांग के मांसपेशी में लगाया जाता है। वैक्सीन देते समय आप मांस वाले भाग में उसमें उसी वैक्सीन देना चाहिए। हाँ, इसकी तरह से हड्डी में वगैरह लगना नहीं चाहिए वैक्सीन। अगला वैक्सीन आपको लेयर पक्षी में लगाना पड़ता है 14 से 15 सप्ताह के बीच में। इसमें अपन एक IBD के मृत टीका लगाते हैं। इसमें ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन मिलती है इसमें। तो इसको अपन 0.5 ml अंतर त्वचा में, गर्दन की त्वचा में लगाए जाते हैं। तो इसमें अपन एक रानीखेत डिसीज़ का मृत टीका और दूसरा IBD डिसीज़ का मृत टीका लगाते हैं। जैसे 14 से 15 सप्ताह पे आपने रानीखेत डिसीज़ का मृत टीका दिया है, और उसके 1-2 सप्ताह के अंतर से IBD वैक्सीन का मृत टीका लगा दीजिए। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जब अपन टीका लेकर आते हैं तो पहले जब टीका जब लाते हैं तो उसे देख लेना चाहिए कि एक्सपायरी डेट देख लीजिए। टीके को हमेशा ठंडे समय में लगाना चाहिए, सुबह के समय लगाइए और शाम के समय जाए। और दूसरा, जब एक बार टीकाकरण करना शुरू करते हैं तो सभी पक्षियों को टीका लगाना चाहिए। जो बचा हुआ टीका रहता है उसे कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जो बचा वैक्सीन है, बची हुई एम्पूल है, उसकी शीशियाँ हैं, उसको गड्ढे में दबा देना चाहिए। तो इस तरह यदि आप अपन वैक्सीन सावधानी पूर्वक करते हैं तो आपको जो इम्यूनिटी है वो 100% इम्यूनिटी मिलती है बच्चों में। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव असेरा, जिला बीकानेर के किसान प्रदीप कुमार ने। आप कोरोना के समय दूध का बाय प्रोडक्ट बनाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्रदीप कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई जो हमारे जो दूध उत्पादन करने वाले हैं और गांव में अपने लेवल पर ये उनके अपने जानवर रहते हैं और दूध उत्पादन कर रहे हैं। कुछ किसान भाई हमारे कॉरपोरेट वालों से जुड़ गए हैं, जहां पर कि दूध इकट्ठा होता है और वहीं पर वो दूध उनका होता है, ट्रांसपोर्टेशन होकर शहर में आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे जो भाई हैं कि जो उन तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी बड़ी समस्या आ गई है। और सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये है कि भाई इस दूध का क्या करें। सर्वप्रथम हमें चाहते हैं कि किसान भाई अपना इस महामारी के दौरान अपना ख्याल रखें,
क्योंकि जब उनका अपना मतलब ख्याल रखेंगे तभी वो मवेशियों का भी ख्याल रख पाएंगे। तो ये चीज़ तो ये है कि जैसे हम आपस में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, हम एक दूसरे के कम से कम 1-1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें और मास्क हमेशा पहने। और समय समय पर जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है कि आप अपना जो हाथ को सैनिटाइजर से जो लगाते रहें। और अगर गांव में हैं आप तो सबसे बड़ा ये है कि साबुन से हाथ धोएं, कम से कम 20-22 सेकंड तक हाथ धोएं, तो जिससे ये माना जाता है कि जो ये हमारा वायरस है ये अगर हाथ में लगा है तो धुल जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और अपने इस हाथ को कभी नाक और आँखों के आसपास न लगाएं, ताकि अगर कहीं गलती से आपके हाथ में कोई वायरस लगा है तो आपके शरीर में प्रवेश न कर सके। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दूध की मांग घटी है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों, आप दूध से बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स का निर्माण करें, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। अब हम ही देखते हैं कि भाई दूध क्योंकि इधर उधर नहीं जा रहा है, बिक नहीं रहा है, तो घर में ही पड़ा है, तो हम बार बार ये कहते हैं किसान भाइयों को कि आप वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाते हुए उस दूध को इस्तेमाल में लाएं। अब इस्तेमाल में जैसे वो है कि अगर लंबे समय तक अगर आपको उसको रखना है तो घी उसको बना कर रखें। घी में भी ध्यान रखें कि घी में बढ़िया ढंग से होना चाहिए। अगर घी कई बार अधकच्चा बनता है तो बाद में जाकर 1-1.5 महीने में रूम टेम्परेचर में उसमें ये होता है कि ख़राब हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा घी को इस हिसाब से जो बनाएं कि उसमें पानी ना रहे, और उसके साथ साथ आप ये भी करें कि भाई इतना भी नहीं होना चाहिए कि जल जाए। तो ये सब चीज़ों का बात में ध्यान रखें। और उसके अलावा अगर ये कि शॉर्ट जैसे 2-3 दिन 3-4 दिन के लिए आप वो कर सकते हैं, पनीर बनाकर रख सकते हैं। और जैसे कि अगर 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा उनको अगर शहर में जाने के लिए थोड़ा उनको अगर अप्रूवल मिलती है प्रशासन से, तो वहाँ जाकर पनीर को भी वो बेच सकते हैं और दे सकते हैं। भाई जैसे कि आपने कहा कि जो हमारे छोटे किसान हैं तो उनके पास, जिनके पास कम गाय भैंसें हैं, तो नेचुरली वो हाथ से निकालते होंगे। हाथ में ये करें कि सबसे पहले वो अपने बर्तन वगैरह का पूरा सफाई रखें, उसके अपने आसपास जहाँ भी मवेशी है, जहाँ भी जानवर हैं, उसके आसपास की सफाई रखें। और उसके अलावा जब भी अगर इस्तेमाल करना है तो वहाँ भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, या हाथ को धोएं, साबुन से धोएं, अच्छे ढंग से धोएं। और उसके बाद धोने के बाद वो जो है आप बर्तन को भी साफ रखें। और ये जो ध्यान रखें कि आपस में जब दूध को उड़ेलना होता है या दूसरे के पास देना होता है तो वहाँ पर भी ध्यान रखें कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और जब वो उड़ेल रहे हैं तो मास्क पहने रखें, हमेशा मास्क पहने रखें, ताकि ये हो कि जो भी अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को अगर संक्रमित हो गया है कोई आदमी, तो दूसरे को वो न दे सके और दूसरे को जो ट्रांसमिट ना हो सके, ये हमेशा ध्यान रखा जाए। और उसके जो साथ साथ ये है कि किसान भाई अपना ख्याल रखे, मतलब अपना खाना अच्छा रखे, और जिसमें खाने में ये है कि विटामिन सी की मात्रा हो। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप अपनी शरीर की प्रतिरक्षा को अगर बढ़ाएं तो अगर कहीं अगर ये आपके पास गलती से अगर ये वायरस की ओर से संक्रमित आप हो जाते हैं तो कम से कम आप अपना बचाव कर सकें, आपका शरीर आपका बचाव कर सके। जो अभी तक हमारे पास नॉलेज है उससे ये होता है कि भाई जानवरों में ये वायरस संक्रमित नहीं हुआ है। तो इसलिए किसान भाई इससे तो थोड़ा सा अपने आप को ये मानकर चलें कि जानवरों में फिलहाल ये बीमारी संक्रमित नहीं होगी, और जैसा कि रिपोर्ट कहता है। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।